आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज आसमान में सूरज कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ था। ऊपर से ट्रेन के नॉन एसी वाले कोच ने हालत पतली कर रखी थी। मैं और माधव तो ट्रेन के गेट पर जाकर बैठ गए थे ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले, मगर ट्रेन कहीं रुक जाती तो फिर से पसीने बहने लगते। शाम होते होते गर्मी में थोड़ी कमी तो आई, मगर पसीने अभी भी बह रहे थे। धीरे धीरे रात हो गई और तब जाकर थोड़ी राहत मिली। अभी आंख लगनी शुरू ही हुई थी कि ट्रेन फिर से रुक गई, और ट्रेन के रुकते ही जो भी थोड़ी बहुत हवा आ रही थी तो वो भी एकदम से आनी बंद हो गई और मेरी आंख खुल गई। मगर मैं फिर भी किसी तरह से लेटा ही रहा। फिर जब गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो मुझे उठना ही पड़ा। उठते हुए जब मेरी नज़र ट्रेन के बाहर गई तो पाया कि बाहर कोई स्टेशन है और स्टेशन पर लगे पेड़ों के पत्ते हवा में झूमे जा रहे हैं। ये देखकर मैं तुरंत ही ट्रेन से उतरा और उतरते ही मुझे बाहर की ठंडी ताज़ी हवा आके लगी। उस ठंडी हवा के झोंके के चलते अब मेरा मन नहीं हो रहा था कि उस तपती ट्रेन में जाकर बैठ जाऊं। लिहाजन मैं वहीं बेंच पर बैठ गया, ये सोच कर के जब ट्रेन चलने का हॉर्न देगी तब जाकर बैठ जाऊंगा। मैं अभी पांव पसारे उस बेंच पर बैठा ही था कि कोई मेरे पैरों को कुचलता हुआ निकल गया, और उसी वक्त मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि एक लड़की बेतहाशा भागी जा रही है। इस पर मैंने उस लड़की से कहा, अरे मैडम, थोड़ा देखकर चला करो, खामखा मेरा पाँव कुचल दिया। ये बोलकर मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी आंखें झपकाई थी कि तभी मुझे बहुत से कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि कुछ लोग हाथों में हथियार लिए किसी को तलाश रहे हैं। तभी उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ी और वो आदमी मेरे पास आकर बोला, अरे भाई, तुमने किसी लड़की को देखा यहाँ से भागते हुए? उसके हाथ में हथियार देखकर मैं इतना डर गया था कि बिना कुछ बोले ही सिर्फ मुंडी हिलाते हुए इशारे से कहा कि उस तरफ गई है। मेरे इशारा करते ही वो सभी लोग उस तरफ चले गए और मैं डर के मारे वापस बोगी में आ गया। बोगी में आने के बाद मेरा ध्यान अब इस बात पर गया कि माधव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मैंने माधव को एक दो बार आवाज भी दी, मगर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर मैंने एक दो बोगी में भी जाकर देखा, पर वो मुझे फिर भी नहीं मिला। और तभी मेरी नज़र ट्रेन के दूसरी तरफ पटरियों के पार खड़े माधव और एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखते ही मेरा ध्यान उन लोगों पर गया जो हथियार लिए इसी लड़की को ढूंढ रहे थे। और ये याद आते ही मैं माधव को आवाज़ देने लगा, मगर मेरे लाख आवाज़ देने के बावजूद भी पता नहीं माधव क्यों उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था। और फिर जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ट्रेन से उतरकर उसके पास जाने लगा। मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस लड़की ने माधव की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गई। तभी मैं भी उसी झाड़ी की तरफ दौड़ा, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये देखकर मेरे पांव अब बुरी तरह से कांपने लगे। तभी उस लड़की ने मुझे वहां खड़ा देख लिया और फिर वो मेरे पर भी झपटने ही वाली थी कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वही हथियार वाले लोग उस लड़की पर गोली चलाते हुए नजर आए। उनके वहां पहुंचते ही वो लड़की एकदम से चीखते हुए वहां से भाग गई, और वो सारे लोग भी उसी के पीछे मारो मारो करके उसके पीछे चले गए। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ही डर गया था, और कुछ ही देर में ट्रेन भी चली गई। मगर मैं वहीं स्टेशन पर खड़ा रोता रहा, और मैं अपने दोस्त की लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। लिहाजन सुबह होते ही मैंने स्थानीय लोगों से मदद लेकर अपने दोस्त का दाह संस्कार किया, और उसी दौरान मुझे पता चला कि वो लड़की एक आदमखोर थी जिसने बहुत से लोगों को मारकर खाया था। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल तो दिया था, मगर वो कुछ महीनों बाद फिर से लौट आई, और इस बार
वो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गई थी। लोगों का कहना है कि उसके ऊपर अब बहुत सी आत्माएं सवार हैं और वही आत्माएं ये सारे खून करवा रही हैं, जिस वजह से पूरा गांव दहशत में है और सभी मिलकर उस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लड़की मरती ही नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।